हेलो बोलो। हेलो मुझे बोल सकती हो। मनदीप का जड़ा ओनर है ना, ये देखो डॉक्टर अवतार सिंह लेक्चर दे रहे मीटिंग चाहिए ज्वाइन कर ली है। इन्हें दसना कोरोना च अपने आप को कैसे बचाना।
हेलो हेलो जी बोलो। हेलो हेलो Good afternoon, good evening, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार अतुल जी। नमस्कार ममता जी, thank you so much for joining. So, I, Atul Sharma, Head Corporate Marketing, on behalf of Amandeep Group of Hospitals, especially Amandeep Medicity, Novelty Chowk, Mall Road, Amritsar, from where we are addressing this webinar. So along with me, the team members, Mr. Yagidat is there, then Varinder Kaur, and my IT member Jagdeep Singh is there, and we have got with us the worthy speaker of today, a senior consultant of neurology, Dr. Vineet Sehgal. जो लोग डॉक्टर विनीत सहगल को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनके लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, और हमारे साथ में हमारे डियर ऑडियंस है जो अमृतसर सिटी मेडिकल सोसाइटी रजिस्टर्ड एंड बाकी ढेर सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, रोटरी क्लब वगैरह साथ में ज्वाइन किए हुए हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. तो डॉक्टर विनीत सहगल has done his MBBS from Rajendra Hospital, Government Medical College, Patiala. He did his MD again from Government Medical College, Patiala, and in MD Internal Medicine, he was topper and gold medalist. A very genius student throughout career. And then he did his doctorate of medicine, DM Neurology from PGI Chandigarh, where he was again a distinguished student. And since last 10 years, he is practicing neurology at Amritsar, and he is presently working as senior consultant of neurology at
अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, अमनदीप मेडिसिटी, अमृतसर। डॉक्टर साहब को मिलने के लिए एक दिन पहले अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। 9 से 10 का टाइम मॉर्निंग का होता है। फोन नंबर मैं अपना लास्ट में शेयर कर दूंगा। कभी भी किसी ने डॉक्टर साहब को मिलना हो तो 9 से 10 मॉर्निंग में, मंडे टू सैटरडे एक्सेप्ट थर्सडे, वीरवार को छोड़ के बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक मिल सकते हैं। या किसी पेशेंट को दिखाना हो तो सुबह 9 से 10 के बीच में दिखा सकते हैं। So, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ I present before you Dr. Vineet Sehgal. Sir. Thank you, Atul ji. Thank you. Good afternoon, everyone. सत श्री अकाल, नमस्ते। अतुल जी थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस कर लीजिए। So, thank you for sparing your time. I know Sunday वाले दिन, Sunday तो रेस्ट वाला दिन होता है, तो बड़े घट लोगों को टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। मैं कुछ एक्चुअली 1-2 महीनों के जो असं पिछले 1-2 महीनों तुम पता है कोविड के पेशेंट देख रहे हैं, तो असं देख रहे हैं कि लोग की मिसटेक कर रहे हैं। एक्चुअली लोग की मिसटेक्स कर रहे थे, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी कुछ कर रहे थे, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिसटेक्स कर रहे थे। तो असी मैं सोचा कि क्यों ना असी एक इस बारे कोई टॉक दी जाए, लैक्चर दिता जाए जिस बारे लोगों को दसिया जाए कि वो की मिसटेक्स कर रहे हैं, उन्होंने जागरूकता किमें असी बढ़ा सकते हैं, किमें उन्होंने मिसटेक करने तो रोक सकते हैं। सो इसलिए मैं एक प्रेजेंटेशन देवांगा तुहानू। मैं आई होप कि तुहानू चंगी लगेगी और उस तो बाद असी उस मिसटेक्स नहीं करांगे और असी लोगों को भी जाके जागरूक करांगे, क्योंकि तुहानू पता है कि असी हुण कोविड बहुत फैल चुका है साडे उत्ते, ते सानू कल्ले गवर्नमेंट नूं सानू सारिआं नूं रिस्पोंसिबल बनना पैना ताकि असी इहनूं फैलाउण तो रोके जा सके। और जे किसी नूं हो जाए तो की किसी नूं करना चाहिए है और की गलतियां ना करे। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने तो पहले मैं दसना चाहांगा कि जिवें कोरोना वायरस है, एक कोरोना वायरस सानू ह्यूमनस को ऑलरेडी बड़ी बार पहले भी हो चुका है। कोरोना वायरस जरा है नॉर्मल पहले फ्लू, सिंपल फ्लू भी करता रहा। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना वायरस ने साडे सार्स किया ਸੀਗਾ, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम किया सीगा। सो इस बार जरा कोरोना वायरस है, इसका नाम है कोविड-19 वायरस या सार्स कोरोना वायरस 2। कोविड-19 क्यों? CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस एंड डिजीज, D मतलब डिजीज एंड 19 जो कि 2019 लभ्या गया सीगा, दिसंबर 2019। सो इट इज कॉल्ड कोविड-19 इलनेस। हुण अगला अपना क्वेश्चन आता है कि ये कोरोना वायरस 4 तरह का होंदा है। जिहड़ा कोविड-19 है बीटा टाइप का कोरोना वायरस है, जिहड़ा बेसिकली एनीमल्स तो विच इहड़ा वायरस दा रिजर्वायर होंदा है। एनीमल जिवें बैट्स है उस तो किसी इंटरमीडिएट एनीमल्स तक आया, उस तो बस फाइनली साडे विच स्प्रेड किया। इहनूं नोवल वायरस बोलते हैं। नोवल मतलब क्योंकि पहली बार इस तरह के कोरोना वायरस ने सानू इन्वॉल्व किया है और सानू SARS एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप 2 किया है। हुण अगला क्वेश्चन आता है कि एक कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब अंदर शरीर के अंदर जाके कितनी देर बाद लक्षण पैदा करता है। शरीर के अंदर जाने तो बाद ये अराउंड 1 तो लैके 14 दिन तक लक्षण पैदा करता है। उनका एवरेज 5 दिनों बाद पेशेंट को लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि की लक्षण करता है मतलब कोरोना वायरस। एक होंगे टिपिकल लक्षण जो ज्यादातर लोगों को होंगे, एक होंगे एटिपिकल बड़े घट लोगों को होंगे। टिपिकल दे विच देखा गया सब तो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है बुखार पेशेंट को, दूजा गला खराब, तीजा खांसी, फिर जुकाम लगना। जी खांसी है सुक्की भी हो सकती है, बलगम नाल भी हो सकती है, और कमजोरी आ जाना शरीर के, सिर दर्द और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मैल। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मैल अराउंड 15 तो लैके 20% लोगों को हो रहा। सो अज की डेट से जो किसी को एकदम लॉस ऑफ टेस्ट और स्मैल होंदा है तो लैके चलो उन्होंने कोरोना वायरस है। दूजा एटिपिकल सिम्पटम्स कई बार पेशाब करते करते जलन आई नहीं, पेट खराब हो जाना, गैस बननी, उल्टियां आनियां, टट्टियां लग जानियां, या दर्द होनियां शरीर के विच, या कई बार रेलेवेंट टाक कुर्सी की गल्लां करनियां, बेहोशी आ जानी स्पैशली सियानी उम्र के विच, या बुखार या रैश या अख के कंजक्टिवाइटिस स्पैशली लैफ्ट आई का कंजक्टिवाइटिस। तो ये सारे एटिपिकल सिम्पटम्स है जिहड़े कोरोना वायरस के विच हुंदे हैं। जिहड़े एटिपिकल सिम्पटम्स, टिपिकल सिम्पटम्स बारे तुहानूं सारिआं नूं पता होना चाहिए है कि टिपिकल सिम्पटम्स है कि एटिपिकल सिम्पटम्स है। हुण डेंजरस सिम्पटम्स किहड़े है जिहड़ा मतलब दाखला करन दी लोड़ पैनी है, वो हैगा साह चढ़ना, बैठे बैठे साह चढ़ना, नीला पै जाना,
ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਲੈਣਾ, ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਸਾਈਨਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਚ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ 80% ਜਾਂ 82% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਆਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਟ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵੀਅਰ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 5% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ARDS ਸੈਪਸਿਸ ਸੈਪਟਿਕ ਸ਼ੌਕ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 15% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸੈਪਸਿਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ 15% ਲੋਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ 15% ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ 15% ਲੋਕੀ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਲੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਅਰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਚਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸਟੇਕ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ 9900 ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 99-101 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਲੂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ
ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਔਰ ਐਵਰੇਜ 5 ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਲੋਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੀ ਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਫਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਯਕਦਮ ਲੋਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਸ ਆਫ ਸਮੈਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ, एक ही चीज है। तो ये पेशेंट जिन्हां नूं आई दी डेट ते आई दे सिनेरियो दे विच यकदम लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मैल जा रही है, इन्हां नूं कोरोना ही हैगा। कई पेशेंट्स नूं सिर्फ यही चीज़ां हो रही हैं, बाकी चीज़ां नहीं हो रही। सो ये मिसटेक ना लवो कि बुखार नहीं है मतलब कोरोना नहीं है। कई बार मरीजां नूं सिंपल लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल हो रहा है। नैक्सट क्वेश्चन है मिसटेक जी लोग करते पे है कि सियानी उम्र का बंदा है सिंपल यकदम कमजोरी आ गई है, कुछ बोलने में मुश्किल आ रही है, इररेलेवेंट टॉक करता है, बेहोशी जी रह रही है, पर कोई बुखार नहीं है। ये भी सियानी उम्र देखा कोरोना का लक्षण है। सियानी उम्र का मरीज को कई बार बुखार नहीं होता, तो बुखार नहीं होना मतलब ये नहीं है कोरोना नहीं हो सकता। तो सियानी उम्र के मरीज को कई बार बुखार नहीं होता, सो इनू भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं ब्रेन के बड़े पेशेंट ऐसे देखे हैं जो सिंपल आते हैं कि जब बोलन यकदम बोलन की मुश्किल आ गई है, कमजोरी लग रही है, तो ये चीजें है एरा मतलब इन्होंने कोरोना हो सकता है। दीज आर एटिपिकल सिम्पटम्स ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। फिर कई बार लोग कहते हैं देखो डॉक्टर साहब कि साडा बुखार है, सानू गला खराब है, साडे सारे फैमिली विच है और कईयां नूं स्मैल भी चली गई, कईयां नूं टेस्ट भी चली गई है और सानू भी पता है कि ये कोरोना है, पर अभी टेस्ट नहीं कराना, अभी घर बैठे रहना क्योंकि एम्बुलेंस वाले चक के ना लै जाए। पर गवर्नमेंट इंज बिल्कुल नहीं करती पई। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत जोर लगाती भी, बहुत कोशिश करती भी है। तुहानू कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि तुहानू कोरोना लाइक इन्फेक्शन है। तुसीं पुछोगे क्यों? क्योंकि ये जी इन्फेक्शन है ये कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में फैलती है। मतलब तुसीं किसी नाल गल्लां करदे पे हो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स विच वायरस हुंदा है, वो तुहाडे मूंह विच डायरैक्टली पै जाए या कोई इहो जे सरफेस से पै जाए जिस सरफेस तुहाडा हत्थ लग जाए फाइनली तुहाडा हाथ तुहाडे मूंह ते लग जाए। सो ये बेसिकली वायरस नेजल या ओरल रूट थ्रू अंदर जाता है। सो ये कोई स्टिग्मा वाली गल नहीं है। सो अपना टेस्ट कराओ, जिन्नी जल्दी टेस्ट कराओगे उन्नी जल्दी दवाइयां स्टार्ट करोगे, उन्ने ही चांस घट है कि थोड़ी खराब होवोगे, तो सीवियर नमोनिया होएगा, तो दाखले की लोड़ पेगी। जे जल्दी डायग्नोस कर लोगे, जल्दी दवाइयां स्टार्ट कर लोगे, तो तुहानू दाखले की लोड़ भी नहीं पेगी। सो ये गलती लोग बहुत करते हैं घर ही बैठे हुए। हुण नैक्सट है लैब टेस्टिंग बारे। टेस्टां दे विच तो अमृतसर दे विच बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज है। कोई कहता है कि ये पॉजिटिव हो गया, नैगेटिव हो गया, की चक्कर चलता पाया है। सो मैं अज तुहानू उस बारे दसना चाहांगा एक गल कि एक मरीज मेरे को आया, उन्होंने बुखार है, बलगम है और ये सारे फैमिली मैंबर नूं सेम बीमारी है और एक फैमिली मैंबर का कोरोना पॉजिटिव है, बट वो कहता मेरा कोरोना नैगेटिव है, मेरा टेस्ट कराया, मेरा टेस्ट नैगेटिव आया, हालांकि मैनू लक्षण है सारे, मैनू भी बुखार है, जुकाम है, गला खराब है, बट मेरा टेस्ट नैगेटिव है, इसलिए मैनू कोरोना नहीं हो सकता। सो यह भी एक बहुत बड़ी मिसटेक है। क्यों? क्योंकि कोरोना टेस्ट की सेंसिटिविटी सिर्फ 70% है। कहने का मतलब कि सिर्फ 70% केस दे विच ही टेस्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब दिस टेस्ट विल मिस 30% ऑफ कोविड पेशेंट, मतलब 30% इहो जिहे पेशेंट होणगे जिन्हां नूं कोरोना वायरस होएगा बट उन्हां दा टेस्ट नैगेटिव आएगा। वो फिर तुसीं पुछोगे डॉक्टर साहब ये फिर किवें पता चलेगा कि उन्होंने कोरोना है या नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो नैगेटिव है। देखो तुहानूं हर चीज़ देखनी पैनी है, तुहानूं मरीज के लक्षण देखने हैं और देखना और घर वाले इन्वॉल्व होए या नहीं है, घर में किसी का कोरोना पॉजिटिव आया या नहीं आया, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट की करनी है। सो यू हैव टू सी द होल पिक्चर। एक चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो। कई बार हो सकता है कोई लक्षण ना हो तो टेस्ट पॉजिटिव होए, कई बार हो सकता है कि लक्षण हो टेस्ट पॉजिटिव ना हो। वो पूछोगे तुम कहोगे कि ये क्यों इंज होंदा है,
क्योंकि टेस्ट बड़ा वेरिएबल है, बड़ा डिपेंड करता ਤੁਸੀਂ स्वैब कितों लै रहे हो, नेसोफेरिंजियल स्वैब लै रहे हो, ओरोफेरिंक्स लै रहे हो, नेजल स्वैब लै रहे हो, कितों स्वैब लै रहे हो, फिर डिपेंड करता है ਤੁਸੀਂ किन्ने दिन टेस्ट करांदे हो। जिन्नी जल्दी तुम टेस्ट कराओगे उन्ने पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा है। टेस्ट के सब तो ज्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस पहले कुछ दिनों में होंगे। इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ सिम्पटम्स यू हैव मैक्सिमम चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेस्ट पॉजिटिव, और 7-8 दिनों बाद टेस्ट चांसेस नेगेटिव होने चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो असं कराने ही लेटते हैं। और तीजा किसी बंदे ने जिन्हें टेस्ट लिया उन्हें ठीक तरह उन्हें स्टोर किया या नहीं किया, स्टोर करने तो बाद उन्होंने ठीक तरह प्रोसैस किया या नहीं भेजा, कोल्ड स्टोरेज प्रोसैसिंग ठीक तरह टेस्ट किया नहीं किया। सो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में ना घूमो, ओवरऑल पिक्चर देखो कि तुहाडे लक्षण तुहाडे फैमिली मैंबर के किसी को हैगा ते सीटी स्कैन की रिपोर्ट की करदी। फिर एक बड़े आजकल नवी चीज़ चली है कि लोगों को बुखार है, गला खराब है, और कहते एंटीबॉडी टेस्ट कराया और नेगेटिव आ गया। वो एंटीबॉडी टेस्ट तो कराना ही नहीं होंदा। एंटीबॉडी तो बेसिकली 14 दिन बाद बनती है, तो ये टेस्ट तो कराना ही नहीं। टेस्ट किहड़ा कराना, असीं RT-PCR टेस्ट कराना है कोरोना वास्ते। एंटीबॉडी टेस्ट 14 दिन बाद बनती है। ये एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब ये है कि तुसीं पहले तुहानूं कोरोना हो चुका है, ये इट इज नॉट यूज फॉर डायग्नोसिस। सो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, उन्होंने ये भी नहीं पता टेस्ट किहड़ा करना है। अगला है पेशेंट कहता है कि टेस्ट कराया, बुखार सीगा, गला खराब सीगा, खांसी सी, टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो टाइफाइड का लास्ट आता। ये भी बड़ी गलत मिस्टेक है जो बहुत लोग करते पे है। बिकॉज जेडे टाइफाइड के टेस्ट है, जेडे स्लाइड टेस्ट होंगे ना, ये नॉन स्पैसिफिक होंगे। ये डेंगू के पेशेंट भी पॉजिटिव आ जाते हैं, कोरोना के पेशेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जे टाइफाइड का मतलब पॉजिटिव मतलब ये है कि ब्लड कल्चर थोड़ा पॉजिटिव है, तो पेशेंट को बुखार है, गला खराब है, तो टाइफाइड थोड़ा हो सकता है, वो साह लैन की मुश्किल है। ये टाइफाइड के लक्षण नहीं है, यार मतलब जो टेस्ट है फास्ट पॉजिटिव टेस्ट है। सो हमेशा ओवरऑल पिक्चर देखो, कल्ले एक टेस्ट से ना जाओ। टाइफाइड का टेस्ट वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है कोरोना के पेशेंट के, सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। सो डोंट थिंक इट इज टाइफाइड एंड इट इज नॉट कोरोना। फिर लोग कहते डॉक्टर साहब कि सानू बुखार है ना, साडे लोकल प्रैक्टिशनर ने टेस्ट लिख दिते सारे। सो उत्थे बड़ी लोग गलतियां करते थे। जो भी तुहाडे कोल कोई बुखार का मरीज या खांसी का मरीज या फ्लू लाइक सिम्पटम्स का मरीज आता है ना, सो ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ टेस्ट कराने हैं और नोट कर लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मल टेस्टां ਤੋਂ इलावा C-reactive प्रोटीन, ESR, फेरेटिन, LDH, D डाइमर लेवल कराना, ये सारे टेस्ट कराना जरूरी है। फिर तुम पूछोगे डॉक्टर साहब टेस्ट कराना क्यों है, क्योंकि इन्हों पता चलेगा सानू कि तुहाडा जिहड़ा कोरोना है ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है, या फ्यूचर प्रोग्नोस्टिकेशन में मदद करेगा, या किस सिवियरिटी का कोरोना है। अगली मिस्टेक, सो ये सारे प्लीज नोट कर लो किहड़े टेस्ट जे तुहाडे कोल मरीज बुखार वाला आए कि टेस्ट कराना। फिर एक शुगर का मरीज है, उन्होंने स्टीरोइड्स चलते पे है 62 साल में, उन्होंने बुखार है, खांसी 7 दिन तो बुखार खांसी है, पर वो घर बैठा है अपने, शुगर उन्होंने है, यार मतलब हाई रिस्क है, उम्र हो रही ज्यादा है, मतलब हाई रिस्क है, बट फिर भी वो सोचते आम बुखार है, घर बैठे रहे हैं। हूँ 8वें दिन उन्होंने नमोनिया साह की दिक्कत आ गई, उन्होंने छाती का एक्सरे करा लिया, नॉर्मल आ गया, WBC करा लिया, वो भी नॉर्मल आ गए, वो कहते मतलब नमोनिया है नहीं, एक्सरे ठीक है। हूँ यह भी बहुत बड़ी लोग गलती करते थे। कोरोना में देखा गया है कि WBC कौन नहीं बढ़ता पाया, बट घटता पाया, सिर्फ 10% लोगों ने बढ़ता पाया। दूजा ये देखा गया है कि कोरोना के पहले केसेस में एक्सरे टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, एक्सरे इज लेस सेंसिटिव, CT स्कैन कराना चाहिए है, क्योंकि CT स्कैन अर्ली फाइंडिंग्स को भी अर्ली नमोनिया लभ लेंदा है। सो जे तुहानू शक है कि पेशेंट नमोनिया डेवलप करता पाया, ये ना सोचो कि एक्सरे नॉर्मल से नमोनिया नहीं है, उन्होंने कहो CT स्कैन कराए। हूँ अगला है कि सब कुछ हो गया है, यही पेशेंट है, घर बैठे हुए सी कि 9वें दिन CT स्कैन भी करा लिया, CT स्कैन वाले कहते नमोनिया है, वायरस है, और 9वें दिन उन्होंने टेस्ट करा लिया कोविड का PCR टेस्ट जो बोलते हैं, वो नेगेटिव आ गया। सो वो कहता मैं तो मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, मन तो कोई कोरोना हो ही नहीं सकता। ये भी एक गलत धारणा है। मैं तुहानू पहले दस्सिया कि तुसीं ओवरऑल पिक्चर देखनी है, ओवरऑल तुहानू बुखार है, खांसी है, बलगम है, CT स्कैन से नमोनिया है, वायरल नमोनिया है, पाए टेस्ट नेगेटिव है, फिर भी तुहानू कोरोना है, क्योंकि सेंसिटिविटी ये 100% नहीं है, सिर्फ 70% है, मींस इट विल मिस 30% ऑफ द पेशेंट्स। सो ये स्लाइड बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है कि कोरोना की बीमारी है, ये एक्चुअली 3 फेसां में आती है। ये फेसां तो भी पहले एक चीज होती है इंक्यूबेशन पीरियड,
मतलब एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन ਹੁੰਦਾ ਸੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੇਸ 1 ਫੇਸ 1 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਬੁਖਾਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਨ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜ 3 ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਲਡ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਲੰਗ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਲੋਕੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਸਟੇਜ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਸਟੇਜ 1 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 80% ਲੋਕ ਸਟੇਜ 2 ਵਿੱਚ 10-15% ਸਟੇਜ 3 ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈਗੇ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੀਰੋਇਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ 7 दिन सुते रहे 8वें दिन कहते साह की मुश्किल है अपने लोकल डॉक्टर को गए उन्हें कहा भरा सीटी स्कैन करवा लो सीटी स्कैन से नमोनिया आ गया फिर किसी दूसरे डॉक्टर गया वो कहते यार पीसीआर टेस्ट भी करा ला वो भी पॉजिटिव आ गया उन्हें नाल बाकी सारे टेस्ट भी करा देते वो भी पॉजिटिव आ गए सारे ज़्यादा आ गया CRP ज़्यादा LDA ज़्यादा फैटिंग आ गया वही पल्स ऑक्सीमीटर ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 80% ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਕ 6 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ 94 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 500 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ 90 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਮੂਨੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੂਨੀਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਮੂਨੀਆ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਆਈਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ फिर देखो जे तुहानू बुखार हैगा तो फटाफट उस दिन सारे टेस्ट कराओ इंक्लूडिंग कोविड पीसीआर टेस्ट तो ना बचो ये नोटिफाइबल डिसऑर्डर है तुहानू गवर्नमेंट नोटिफाई करना चाहिए नाल गवर्नमेंट बहुत मदद करती पई है उस तो बाद स्टार्ट ट्रीटमेंट नाल दी नाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और चौथे दिन अपना पल्स ऑक्सीमीटर ले लो अपना और सवेरे शाम चेक कराया करो अपनी ऑक्सीजन बैठ के 6 मिनट चलन तो बाद और जे घटती पई है 94% तो घट है और चलन तो बाद 90% तो घट है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करो फिर मैं नमूनीया हो रहा है अपनी दवाइयां थोड़ा चेंज करेगा डॉक्टर तुहाडा ताकि तुहाडा दाखला बच सके और तुहाडी दाखला भी तुहाडी मोर्टैलिटी भी बच सके हुण अज क्योंकि मेरे को बड़े पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि कोविड पिछले 1-2 महीनों तो आ रहा है हुण मेरे को पोस्ट कोविड फेज से बड़े पेशेंट आ रहे हैं जिहड़े कहंदे डॉक्टर साहब कि सानू 1 महीना पहले या 2 महीने पहले कोरोना हो गया पर उस तो बाद कोरोना हो गया पर साडा बुखार नहीं जा रहा लो ग्रेड का बुखार रहा है 100 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100.5 ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ हैं कोविड फेज जो वायरल फेज ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਫੇਜ਼ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ और आ सी रेक्टिव प्रोटीन कराओ ESR कराओ जो ज्यादा है तो दवाइयां स्टार्ट करो पर कई बार देखा है कि ESR भी नहीं वधिया होंदा CRP नहीं वधिया होंदा पर मरीजों को कंप्लेंट होंदी है बुखार की एरा मतलब पूरा हाइपोथैलेमस खराब हो गया है
ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ 98.9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 99.9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੀਆਰਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਡਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਮੂਨੀਆ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਔਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ 6 ਫੀਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, हैंड हाइजीन बहुत रखो, 20 सेकंड लिए घट तो घटा साफ रखो और 3 प्लाई मास्क एटलीस्ट पा के रखो। सो ये सी मेरी प्रेजेंटेशन। जे किसी नूं कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुसीं पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। कुछ बेटा क्वेश्चन आए सी उत्थे लिखे हुए, क्वेश्चन लिखे हुए आ गए। भाविक जी ने कोई क्वेश्चन पूछना था, उन्होंने लिखा है कि कुछ सिम्टम्स, कोई 3 सिम्टम जो सजेस्ट करते हो। हेलो हाई रिस्क है या लो रिस्क है? ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਕੇ जी भावुक जी पूछिए आप। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰ ਨਮੂਨੀਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ। ਨਮੂਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨਮੂਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਮੂਨੀਆ ਐਸਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਮੂਨੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈਲਡ ਇਲਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਮ ਲਿਵਰ ਵਗੈਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲਗਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਵਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੈਸ ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲੂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਔਖੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਲਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣਾ। ਮਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡੇਂਜਰਸਨ ਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਮ ਏਅਰ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 94% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ 24 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 94% ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸੀਰਮ ਫੈਰਿਟਿਨ, ਡੀ ਡਾਈਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਸਵੇਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਅਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀ ਸੈੱਲ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4% ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 4% ਦੇ ਲੋਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਸਾਡੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਦ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟ੍ਰੋਮ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਕਸਾ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ। ਡੈਕਸਾ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 33% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਮੌਤ ਘਟ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। 20% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ।
और जे दाखले लोड़ पवे तो तां भी साडे कोल पूरा सिस्टम हैगा, इलाज हैगा। देखो 100% तो कोई भी नहीं, रब दे और रब ही कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ ਉਹਦੇ ਹੱਥ है। पर फिर भी ਅਸੀਂ 95-98% ਲੋਕੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਚਾਣੇ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਅਰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ, अर्ली स्टेजिस से नमोनिया ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ, ताकि उस हिसाब ਨਾਲ दवाई सैट कर दीए। या जे उन्होंने हो रहा है तो फटाफट उन्हें दाखिल कर लिए ताकि लेट ना होए। जे तुसी ओल्ड एज पेशेंट हो ना, जे तुसी ओल्ड एज पेशेंट हो तो तानू बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लो नहीं करती। जे सपोज करो इफ यू बिलोंग टू हाई रिस्क ग्रुप तो गवर्नमेंट तानू बेसिकली हाई रिस्क ग्रुप ਨੂੰ हले भी आइसोलेशन करने बिलोंग नहीं करती। नॉर्मल लोगों ਨੂੰ ਲੋਕੀ गवर्नमेंट ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਵੋ। हाई रिस्क ग्रुप ਨੂੰ हले भी गवर्नमेंट ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ you should be always under the supervision of a doctor। हाँ, ਜਿਹੜੇ नॉर्मल ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲ ਦੀ। अच्छा, जो चीज ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਮੋਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਗਾ। संदीप जी आप अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज पूछिए। संदीप जी आपने अपने आप को अनम्यूट करना है सर, तभी आप बोल पाएंगे। जी पूछिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमने अनम्यूट कर दिया आपको। संदीप जी आप अपने आप को खुद अनम्यूट कीजिए अपने फोन से। Sir, where in the Amritsar this COVID test is done? हाँ जी, Where in the Amritsar the COVID test is being done? मैडम जो कोविड के जो टेस्ट हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जीएमसी हमारा गुरु नानक देव हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हो रहा है, संदीप एवेन्यू में डिस्पेंसरी है वहाँ पे हो रहा है, वल्ला में हो रहा है, जो मेडिकल कॉलेज वल्ला है वहाँ भी हो रहा है। सो डिफरेंट जगह पे हो रहा है। एसआरएल लैब वाले भी कर रहे हैं। सो प्राइवेट में भी हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। दोनों मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है। यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, दोनों मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल में हो रहा है, गुरु नानक देव हॉस्पिटल में और वल्ला में। सिविल हॉस्पिटल में हो रहा है, डिस्पेंसरीज में हो रहा है और 40 एसआरएल लैब में हो रहा है। तो ये लोग कर रहे हैं सब। So any emergency number for this? मैडम जो ये आपको वेबसाइट से मिलेगा, गवर्नमेंट ने इसकी बनाई हुई है, इमरजेंसी नंबर पर बनाए हुए हैं। Okay, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। जी आपने पूछा है कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट करती है, कोरोना को बढ़ाती है या इसमें अवॉइड करनी चाहिए। जी फिर ना अनम्यूट करो। One more question, sir. Yes, Sir, yes, yes. if any patient is found to be COVID positive, do the person need to get the house disinfected immediately? अभी ये डिपेंड करता है, जो आपका क्वेश्चन है बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपके घर के किसी फैमिली मेंबर को जो आपके क्लोज रिलेशन में है कोरोना हो गया है और वो घर में ही आइसोलेटेड हुआ है, तो आपको बिल्कुल एक बार तो उसको पूरे घर को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका उनके साथ काफी एक्सपोजर रहा हुआ है तो सब फैमिली मेंबर्स का भी टेस्ट करवाना चाहिए। तो डिसइंफेक्शन तो करना ही करना है, साथ में टेस्टिंग भी करवानी है सब फैमिली मेंबर्स की। Thank you. थैंक यू मैम। हाँ जी sir, are there any medicines Hello? which have adverse effects on corona? I mean that should be completely avoided. हेलो मैडम जो आपका क्वेश्चन है किसी को कोरोना हो ऐसी अभी सर पेशेंट गए 9वें 10वें दिन क्यों डॉक्टर को पहुंचते, बाकी 8 दिन कितने रहता पेशेंट?
हेलो, पहले मैडम ऐसी तो कोई दवा नहीं है जिससे कोरोना होता है। कोरोना तो फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। मोस्ट लाइक कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मतलब आप किसी के सामने बैठ गए तो उसने उसकी ओरल सेक्रीशन से उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में वायरस होता है। वो वायरस आपका सीधा फेस या नोज पे पड़ जाता है, वहां से उसकी एंट्री होती है। या आपने कोई ऐसे सरफेस पे हाथ लगा लिया जिस सरफेस पे किसी की सेक्रीशन पड़ी हुई हो, बाद में आपने वही हाथ अपने फेस पे लगा दिया। तो कोरोना ऐसे होता है, ना कि कुछ दवा से होता है। और ऐसी कोई दवा भी नहीं होती जो कोरोना को बढ़ाती है। मतलब अगर सपोज को आपको कोरोना हो गया तो ऐसी तो कोई दवा नहीं है कि जो कोरोना की सिवियरिटी को बढ़ाए या इंक्रीज करे। हाँ, जो पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, जिनको ट्रांसप्लांट है, दे बिलोंग टू हाई रिस्क ग्रुप। उनको हाई रिस्क ग्रुप उनको बोलते हैं क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा हैं। बट इनफैक्ट ये भी अब सोचा गया कि जैसे इटली में एक स्टडी थी कि जैसे लेडीज में एसएलई की प्रॉब्लम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें कई बार उनको एचसीक्यूएस या स्टीरॉइड्स चलते हैं। ये पाया गया कि इन लोगों को सीवियर कोरोना कम हो रहा है जिन लोगों को ऑलरेडी इम्यूनोमोडुलेटेड ड्रग्स चलते हैं। तो एक देयर इज आल्सो वन स्कूल ऑफ थॉट कि जो ये हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, साइटोकिन स्टॉर्म है, जो 10 दिन के बाद आ रहा है, इन लोगों को कम आता है, इसलिए इन लोगों को कल कम सीवियर हो रही है। तो सर एस्पिरिन का भी कैसे, जैसे डिस्पिरिन जैसी जो ड्रग्स हैं, इनसे कोरोना बेटर होता है? जैसे नहीं, ना तो इससे नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ना तो आपको इकोस्प्रिन बंद करनी है। अगर हम अगर इकोस्प्रिन अगर आप खा रहे हो तो खाते रहो, क्योंकि कोरोना में जो हम क्या देख रहे हैं कि लोगों की नाड़ियां ब्लॉक हो रही हैं, थ्रोम्बोसिस हो रहा है। थ्रोम्बोसिस मतलब क्लोट्स आ रहे हैं। तो जो इकोस्प्रिन अगर कोई खा रहा है तो अच्छी चीज है, वो क्लोट्स को खोल देगा। अनटिल अनलेस किसी को ब्लीडिंग है, इस तब बंद करते हैं। अदरवाइज हम इकोस्प्रिन को, अगर कोई पेशेंट है जो इकोस्प्रिन खा रहा है, अगर उसको कोरोना हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यू करो इकोस्प्रिन को। अगर सपोज करो कोई पेशेंट इकोस्प्रिन नहीं खा रहा, उसको कोरोना हो जाए, तो हम उसका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं डी डाइमर टेस्ट। वो जो डी डाइमर टेस्ट है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, डी डाइमर टेस्ट की, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि आप खून पतला करने वाली या तो इकोस्प्रिन स्टार्ट कर लो, या आप अगर दाखिल हैं तो इंजेक्शन खून पतला करने वाले लगवा लो, जिसको एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। सो इकोस्प्रिन अगर कोई किसी की चल रही है तो चलने दीजिए अनटिल अनलेस कोई ब्लीडिंग हो रही है। अगर किसी का मार है और उसका डी टाइमर ज्यादा आ गया है तो उसको इकोस्प्रिन स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, क्लोरोक्विन का किस कोरोना में क्या फंक्शन है? क्या उसकी गोयल साहब बताएं जी। सर जेड़ा भी पेशेंट है वो 9वें दिन या 10वें दिन डॉक्टर को पहुंच रहा है, बाकी 8 दिन किथे रहिंदा वा? सो यही तो ਅਸੀਂ गोयल साहब ਤੁਸੀਂ एक बीमारी ਦੀ जड़ फड़ ली है। ਅਸੀਂ इसलिए ये लेक्चर करते पे हैं। ये लेक्चर देने का अपना मेन मकसद ही ये है कि लोगों को ये समझाना कि ਤੁਸੀਂ 8वें 9वें दिन जो आंदे पे हो अपना काम खराब करने तो बाद उदों आने का बहुता फायदा नहीं होता। उदों जे तुसीं आओगे तो मतलब तुहाडा दाखला होना ही होना फिर, क्योंकि जे तुसीं 8वें 9वें दिन आ रहे हो यार, मतलब तुसीं पूरा निमोनिया करा के आ रहे हो। निमोनिया कराने का मतलब है तुहानूं साह चढ़दा पिया। निमोनिया चढ़ाने का मतलब है तुहानूं बैठे बैठे साह चढ़दा है, तुहाडी सैचुरेशन फॉल हो रही है। तो बेसिकली असीं भी लोगों को यही समझाने पे हैं कि तुसीं जे घर बुखार हुंदा है तो घर ना बैठो, पहले दिन ही अपने किसी नेड़े डॉक्टर नूं दिखाओ। पहले दिन ही अपने सारे खून के टेस्ट प्लस कोरोना का टेस्ट कराओ। और जे तुहाडा कोरोना पॉजिटिव आंदा है तो जे घर भी तुसीं आइसोलेट हुंदे हो, अपनी ऑक्सीजन चेक करो। तो जे ऑक्सीजन फॉल हुंदी पई है, वैसे जे तुसीं दवाई पहले स्टार्ट कर दोगे तो की पता तुहाडी ऑक्सीजन फॉल हो ही ना। पर जे तुहाडी ऑक्सीजन फॉल हुंदी पई है तो घबराओ ना, अपनी ऑक्सीजन नूं चेक करो सवेरे शाम। और जे 90% तो घट फॉल करती पई है चलन तो बाद, एरा मतलब तुहानूं दवाइयां बदलनियां पैणियां। हो सकदा तुहानूं कोई स्टीरॉइड स्टार्ट करे, हो सकदा तुहानूं दाखला कराना पवे, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਡਿਸਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੜ ਲਿਆ
ਕਿ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਗੇ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫੈਰਟਿਨ, LDH ਲੈਵਲ ਕਰਾਓ, ਡੀ-ਨਾਈਮਰ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨੀਆ ਰੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦਾ? ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟੋਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਸਰ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਉਹ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਕੱਲੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਵਾਈਵੋ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4% ਹੈ। ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਵੋ, ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਵੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਵੋ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ ਐਟਲੀਸਟ 5 days ਦਵੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो ये तो इट्स योर टेक। कोई बहुत ज्यादा क्योंकि नवी बीमारी है, इन्नी जल्दी हर बीमारी दवाई भी नहीं आती, तो जो एविडेंस है तो सामने मैं रख देता सारा। नीलम महाजन जी बटाले से नीलम महाजन जी है, एक बार अनम्यूट करना। नीलम महाजन जी, हमने आपको अनम्यूट किया है, डॉक्टर साहब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, बटाले से आपने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, तो हम आपको कहेंगे आप जरूर कुछ बोले, 2 शब्द ऊपर। नीलम महाजन जी, राइट हैंड जी मैम, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। आपने खुद को अनम्यूट करना है मैडम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नीलम महाजन जी, आपकी आवाज तभी आएगी जब आप अनम्यूट करेंगे, या फिर आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए अपना मैसेज। सब इम्यूनिटी बूस्टर्स का कोई रोल है यहाँ पे? देखो मैडम, इम्यूनिटी बूस्टर तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बिल्कुल क्यों नहीं जरूरत है। इम्यूनिटी बूस्टर तो कोरोना के लिए नहीं, बाकी इन्फेक्शंस के लिए भी जरूरत है ही है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, इम्यूनिटी ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें ज्यादा इम्यूनिटी बढ़े, नट्स ज्यादा लें, लेग्यूम्स लें, सीड्स लें, पालक लें, फ्रूट्स ज्यादा लें, पपीता, पोमीग्रेनेट, अनार, वाटरमेलन, ये सब चीजों से टर्मेरिक तो बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। कहते हैं कि इससे तो बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। हल्दी से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन करता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर होता है, उसको ये कम कर रहा है। हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सबसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इम्यूनिटी बूस्ट करने से। इम्यूनिटी बूस्ट करने से तो आपका कोरोना के अगेंस्ट नहीं, और भी कई बीमारियों से आप ठीक हो सकते हो। सो इम्यूनिटी तो बूस्ट करते रहना चाहिए आप।
इट्स अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए करते रहो इम्यूनिटी बूस्ट। Sir, in times of home isolation, हेलो डॉक्टर साहब, when- इसमें खाने पीने का प्रे क्या चाहिए? जैसे अभी बल्क जो चीजें कम बनाती हैं या ज्यादा बनाती हैं, वो कौन सी खाएं कौन सी ना खाएं, इसके बारे में बताइए। सर थोड़ा मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली सब चीजें जो हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, वो आप खाएं। आपके लिए लो इन्फ्लामेटरी डाइट होनी चाहिए, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, घर में बैठे नहीं रहना, एक तो ये जरूरी है। दूसरा है कि जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें ज्यादा मीठा है, वो चीजों को आप अवॉइड कीजिए। डायरेक्ट चीनी खानी, कम से कम डायरेक्ट चीनी खाएं। आप सबसे ज्यादा मेन चीजें आज की डेट में यही है कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये नहीं खाने, डायरेक्ट चीनी शुगर वाली चीजें और तलियां क्यों वाली चीजें, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। तो सर I was थैंक यू asking डॉक्टर कि अगर थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग। बात बहुत कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। थैंक यू सर, थैंक यू। I replicate that thought, but I have another question also. Sir, अगर home isolation करवाते हैं हम एक हाँ। patient की, तो are there any certain medicines that you know advocate, some standard medicines that तो are देखो, that अगर आपको इसमें ना, मैंने वही बाबू की बात में आपको समझ बता रहा था, इसमें ना कोई स्टैंडर्ड रिजीम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगर आपको मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। आपको जो हम रिजीम्स मोस्टली यूज करते हैं आजकल जो इंडिया में, या तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन दे देते हैं साथ में। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, प्लस जिंक देते हैं, क्योंकि जिंक से भी डाला गया है कि वायरस का रेप्लिकेशन कम हुआ है। प्लस जिंक के साथ हम बेसिकली विटामिन ई, विटामिन सी, लिम्सी जिससे उसका सप्लीमेंट देते हैं। सो बेसिकली विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन। कुछ डॉक्टर ये रिजीम यूज करते हैं। कुछ डॉक्टर जो रिजीम यूज करते हैं उसमें वो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ जिथ्रोमाइसिन डाल देते हैं या अकेली जिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ आप जिथ्रोमाइसिन इकट्ठी मत लीजिए, क्योंकि हार्ट के में एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को डॉक्सीसाइक्लिन के साथ यूज कीजिए या अकेला जिथ्रोमाइसिन को इसके साथ यूज कीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, साइड इफेक्ट्स कम है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ यूज कर सकते हैं। कुछ लोग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। एंटीवायरस में दो तरह की ड्रग्स आती है। फेबिफ्लू बड़ी कॉस्टली ड्रग है, फेबिफ्लू, जिसे कंपनी ग्लेनमार्क कंपनी बनाती है। उसके अंदर बेसिकली फेविपेरिविर है या ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर जो पहले हम इन्फ्लुएंजा के लिए देते थे। कुछ लोग माइल्ड केसेस में फेविपिविर और ओसेल्टामिविर देते हैं। कुछ लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। कुछ लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। और बांग्लादेश में जाओगे तो वो आइवरमेक्टिन दे रहे हैं। आइवरमेक्टिन से वो कह रहे हैं कि बहुत फायदा हो रहा है। सो ये बेसिकली रिजीम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चल रही है, क्योंकि किसी को 100% तो किसी को भी पूरा पता नहीं है कि कौन सी रिजीम सबसे ज्यादा अच्छी है। बट इतना है कि अब इनको पता चल गया है कि कैसे हमने बेसिकली, जब इंजेक्टेबल देना है तो इंजेक्टेबल है ही एक है, रेमडेसिविर। तो माइल्ड केसेस में हमारे पास डिफरेंट रिजीम्स हैं। इंडिया में आईसीएमआर कहता है कि आप माइल्ड केसेस में SCQS, माइल्ड मोड केसेस में SCQS 2 और साथ में उसको डॉक्सीसाइक्लिन ऐड। थैंक यू सर। इससे एटलीस्ट एक चीज क्लियर हो जाती है कि हाइड्रोक्लोरिन के साथ हमने वो एजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी है बेसिकली। हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ बिल्कुल जिथ्रोमाइसिन नहीं देनी। मैंने बताया कि लोग जो मोस्टली डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं वो दो तरह के रिजीम यूज कर रहे हैं, या तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। करेक्ट। दूसरा, कुछ लोग जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दे रहे वो एंटीवायरल दे रहे हैं। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या डॉक्सीसाइक्लिन है, ये एंटीवायरल का काम भी करती है। डॉक्सीसाइक्लिन हालांकि एंटीबायोटिक है, बट डॉक्सीसाइक्लिन इज एंटीवायरल आल्सो एंड इम्यूनोमोडुलेटर आल्सो। So it's not working here as an antibiotic, it's working as an antiviral plus immunomodulator. जो एंटीवायरल है ना, वो बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद दिया है। इतनी महंगी दवाई दे रहे हैं, बट आ गई है मार्केट्स में। उसमें फेविपिर जिसको माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आ गई। थैंक यू सो मच। ओके सर। जी और कोई पूछना चाहता है? Anybody wants to ask question? चलो बेटा, और रिटर्न में क्वेश्चन कुछ कोई
चैट बॉक्स में अगर किसी ने लिखना हो। अभिनंदन जी ने अभिनंदन दत्त जी ने हमारा स्पेशल थैंक्स किया क्योंकि डॉक्टर साहब उसने लिखा भी है कि लगातार 2 घंटे से स्पीच दे रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशल थैंक किया है कि डॉक्टर साहब आपने 2 घंटे निकाल के ये टाइम प्रैक्टिस निकाल के। थैंक यू एवरीबॉडी। कोई संडे वाले दिन डॉक्टर साहब। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द पेशेंट हियरिंग। I hope कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ मतलब you will learn from this lecture and you will not commit mistakes and you will spread or disseminate this information. You also are a responsible person. You need to disseminate this information also, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों में पहुंच सके और लोग गलतियां ना करन जो लोग डॉक्टर साहब प्लीज अपना फोन नंबर दस दियो, किसी ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अतुल जी इन्फॉर्मेशन ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ विदा लवांगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो डॉक्टर साहब को मिलने के लिए आप अमनदीप मेडिसिटी में सुबह 9 से 10 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, सिर्फ थर्सडे वीरवार को छोड़ के और एतवार को छोड़ के, संडे को छोड़ के। सो 9 to 10 एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड थर्सडे। इसके अलावा आप किसी भी दिन मेरे से फोन करके डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सुबह 9 से 10 बजे के बीच में। डॉक्टर साहब का टाइम है मिलने का और मेरा नंबर है 77078 69099 77078 69099। तो ये मेरा नाम है अतुल शर्मा। मेरा नंबर आपके पास आ गया, नाम आपके पास आ गया, अतुल शर्मा 77078 69099। तो एक दिन पहले फोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब सुबह 9 से 10 के बीच में मिलते हैं। फोन आप कभी भी कर सकते हैं, मेरा फोन ये 24 आवर खुला रहता है, ओपन रहता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। So thank you once again for joining in this very important webinar, and we hope that you will spread this information कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस समय इन्फेक्शन फैल रही हैं और कैसे इसका इलाज जो है वो राइट टाइम पे शुरू करना चाहिए। कौन सी मिस्टेक्स डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मिस्टेक हो रही है हमसे, जो मिसिंग हो रही है, वो चीजें मिस नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। विश यू ऑल गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक यू।